सो आज हमारा ब्लड फिजियोलॉजी का दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि है एरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। ठीक, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें एरिथ्रोसाइट्स में क्या होते हैं, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसकी मेम्ब्रेन पे होते हैं। सबसे पहला इंटीग्रल प्रोटीन होता है बैंड 3 प्रोटीन। दूसरा होता है ग्लाइकोफोरिन। ग्लाइकोफोरिन होता है ग्लाइकोफोरिन A B C D E, स्पेक्ट्रिन और एंक्रिन। जो ग्लाइकोफोरिन सी होता है उसका क्या काम होता है, शेप और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। स्पेक्ट्रिन और एंक्रिन का काम होता है ये मेंटेन करते हैं शेप को। इतना पता होना चाहिए आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं उनके बारे में। इसके बाद देखिए, अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी को। आरबीसी जो है ये कितनी, इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर होता है 6.9 से 7.4 माइक्रोमीटर। ठीक, इतना हमें पता है। इसके बाद जिस पॉइंट पे ये सबसे ज़्यादा डायमीटर इसका होता है वो कितना होता है, 2.5 माइक्रोमीटर मान लीजिएगा। ठीक, ये भी 2.5 माइक्रोमीटर। इसके बाद जिस पॉइंट पे इसका डायमीटर सबसे कम होता है वो कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर का। ठीक, इसके बाद हमें क्या देखना है, ये हमने इसका डायमीटर एक्स्ट्रा देखा, तो इसके बाद हम देखेंगे इसकी शेप कैसी होती है। इसकी शेप आपको पता है बाइकॉनकेव होती है। अब नेचर में क्या होता है, नेचर में हर चीज़ का कोई रीज़न होता है। आरबीसी की जो शेप है ये बाइकॉनकेव क्यों है, तो इसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहले रीज़न क्या, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए इस बाइकॉनकेव शेप के कारण। कैपिलरी से इजी मूवमेंट होता है इस बाइकॉनकेव शेप के कारण। और ये जो आरबीसीज है ये लाइसिस को ज़्यादा एक्सटेंट तक रेजिस्ट कर पाएंगे। तो ये 3 रीज़न है बाइकॉनकेव शेप होने का आरबीसी के। इसके बाद हम काउंट्स देखेंगे। तो मेल्स में कितना होता है, मेल्स में होता है 5.5 से 6.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक, फीमेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में होता है 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। और इन्फेंट्स में कितना होता है, इन्फेंट्स में होता है 6 से 7 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो इतना हो गया। हमने सरफेस पे पाए जाने वाले इंटीग्रल प्रोटीन्स की बात की, हमने मॉर्फोलॉजी की बात की और नॉर्मल काउंट्स की बात की। इसके बाद एरिथ्रोसाइट्स का कुछ थोड़ा सा अप्लाइड देखेंगे। सबसे पहले होता है एन आइसोसाइटोसिस। व्हाट इज एन आइसोसाइटोसिस, जब क्या चेंज हो, एन आइसोसाइटोसिस में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है आरबीसीज का। ठीक, अगर ये आरबीसीज बड़ी हो गई तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइटोसिस। अगर ये आरबीसी छोटी हो गई इसको हम बोलते हैं माइक्रोसाइटोसिस। ठीक, तो मैक्रोसाइटोसिस और माइक्रोसाइटोसिस, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद पॉइकिलोसाइटोसिस। पॉइकिलोसाइटोसिस में क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रही है। अब शेप कैसी हो सकती है, ये आरबीसी इलिप्टिकल हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं इलिप्टोसाइट। ये सिकल शेप्ड हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रैपनोसाइट। ये टीयर ड्रॉप शेप हो सकती है, ड्रैपनोसाइट, जब सिकल शेप्ड हो। टीयर ड्रॉप शेप्ड हो सकती है तो इसको हम बोलते हैं डैक्रोसाइट। इरेगुलर हो सकती है तो इसको हम बोलते हैं एकैंथोसाइट। तो ये आरबीसी की शेप में चेंज। इसके बाद साइज और शेप दोनों भी चेंज हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एन आइसोपॉइकिलोसाइटोसिस। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद फिजियोलॉजिकल डिक्रीज कहाँ पे होता है, फिजियोलॉजिकल डिक्रीज सबसे पहले फीमेल्स में होता है, और फीमेल्स में भी इन केस ऑफ प्रेगनेंसी और ज़्यादा डिक्रीज होता है। ठीक, तो ये तो हुआ फिजियोलॉजिकल डिक्रीज। फिजियोलॉजिकल इंक्रीज कहाँ पे होता है,
फिजियोलॉजिकल इंक्रीज होता है इन्फेंट्स के केस में। अब कम ज़्यादा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इतना ही था हमारी दूसरी वीडियो एरिथ्रोसाइट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।